हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये साइंस के चैप्टर 5 से संबंधित है। चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। इस चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर इनमें से सभी। स्वपोषी हम उन्हें कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इस कैटेगरी में आते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी माना जाता है। अब इन्हें स्वपोषी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यकता होती है CO2 की। CO2 के साथ जल की आवश्यकता होती है। तो दो पदार्थ चाहिए, CO2 और जल। अब ये क्रिया तभी होगी जब सनलाइट उपस्थित हो और क्लोरोफिल हो, अर्थात सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये दोनों हैं, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो ये चार चीजें आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा सही, उपर्युक्त सभी। ये सभी स्वपोषण के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, तो ये प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है, यह भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। लास्ट ऑप्शन है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है, यह है श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन के दौरान ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक अम्ल में बदलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन श्वसन प्रक्रिया है, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन नहीं बनता है? तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल, इनकी क्रिया से, और ये क्रिया तब होगी जब सनलाइट हो और क्लोरोफिल हो। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोनों क्रिया करके बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में इन दोनों का संश्लेषण हो रहा है, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका संश्लेषण नहीं होता है? ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण नहीं होता है, तो ये गलत होगा। जल का संश्लेषण भी नहीं होता है और ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संश्लेषण नहीं होता है। अब अगर हमें एक ऑप्शन का चुनाव करना है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? अर्थात इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये दोनों सहायक नहीं है, केवल CO2 सहायक है, ऑक्सीजन तो बाद में बनता है। जल तथा ऑक्सीजन, तो जल सहायक है, ऑक्सीजन नहीं सहायक है, ये बाद में बनता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों सहायक हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की क्रिया से ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन, इन दोनों का निर्माण होता है। तो सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल और CO2 प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परपोषी नहीं है? परपोषी हम ऐसे पौधों को कहते हैं या फिर ऐसे जीवों को कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कवक, फीता, कृमि, ईस्ट, ये तीनों परपोषी हैं। ये है परपोषी।
परंतु मनी प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने भोजन का निर्माण करता है, इसलिए ये परपोषी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किसका अवशोषण करता है? जल का, खनिज लवण का, प्रकाश ऊर्जा का या फिर ऑक्सीजन का? क्लोरोफिल अवशोषण करता है प्रकाश ऊर्जा का, और ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। तो क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी हम कहते हैं हमारी कोशिका की उच्च ऊर्जा करेंसी को। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एडीपी फॉस्फेट के साथ मिल जाता है तो निर्माण होता है एटीपी का। अब ये निर्माण कहाँ पर होता है ये हमें बताना है। तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम में या फिर लाइसोसोम में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा एटीपी का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। याद रखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पाचक रस भरे होते हैं जो समय पड़ने पर या आवश्यकता होने पर पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जड़ में, स्टोमेटा में, वातरंध्र में या फिर इनमें से सभी में? रक्षी कोशिकाओं का दूसरा नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल। तो जब हम स्टोमेटा को पढ़ते हैं तो स्टोमेटा की संरचना कुछ ऐसी होती है। तो इसमें पाई जाती हैं रक्षी कोशिकाएं। तो स्टोमेटा यहाँ पर सही जवाब होगा। स्टोमेटा में गार्ड सेल अर्थात रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में किसका निर्माण होता है? एटीपी एवं NAD2H का, एटीपी एवं ग्लूकोज का, एटीपी एवं NADP2H का? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये बात भी याद रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रामा में प्रकाश संश्लेषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो ग्रैना में होती है प्रकाशीय अभिक्रिया और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया, और इसी में एटीपी और NADP2H का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रोटीन संश्लेषण? तो जब वायुमंडल में CO2 हम लोग रिलीज करते हैं तो इसे पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे CO2 लेके ऑक्सीजन देते हैं और हम ऑक्सीजन लेके CO2 देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, और अगर ग्रैना की बात करें तो ग्रैना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। दोनों पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है, पर ये किससे उत्पन्न होती है? CO2 से, जल से, वायु से या फिर क्लोरोफिल के वियोजन से? तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है जल अर्थात H2O से। CO2 जो है ये बदल जाता है ग्लूकोज में C6H12 और O6 में। तो CO2 से निर्माण होता है ग्लूकोज का और जल से निर्माण होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में, आमाशय में, आग्नेयाशय में या फिर बड़ी आंत में? जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं और इनका काम होता है जठर
रस का निर्माण करना। आमाशय में 3 तरह के जठर रस का निर्माण होता है। एक है पेप्सिन, दूसरा है HCl एसिड और तीसरा है म्यूकस। इन तीनों का निर्माण आमाशय में होता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, HCl का कार्य है भोजन के माध्यम को अम्लीय करना और साथ ही साथ जीवाणुओं को डेड करना, और म्यूकस का काम होता है HCl से आमाशय की भीतरी भित्ति की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में या फिर आमाशय में? पित्त रस का स्राव होता है यकृत में और ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में। तो अगर इसके कलेक्शन की हम बात करें तो इसका कलेक्शन करता है पित्ताशय और इसका निर्माण होता है यकृत में। और ये पीले, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है और इसका काम होता है वसा का पाचन या फिर वसा का इमल्सीकरण करना। तो ये कुछ पॉइंट है जो पित्त रस के संबंध में है। पित्त रस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 5 से 8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर या 15 फीट? तो 1.5 मीटर के तो हम खुद ही होते हैं, तो ये संभव नहीं है। 15 फीट बहुत ज्यादा है, इतनी लंबाई ग्रास नली की नहीं होगी क्योंकि ग्रास नली यहाँ पर होती है, ये मुख से स्टार्ट होती है। मुख से स्टार्ट होने के बाद ये नली सीधे जाती है आमाशय तक। तो यह नली जो आमाशय में आ रही है, ये वाली नली, यही है ग्रास नली। इसी को हम भोजन नली भी कह देते हैं और इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28 या फिर 32? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। तो दूध के दांतों की संख्या 20, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत किसका स्राव करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यकृत किसका स्राव करता है, तो यकृत स्राव करता है पित्त रस का, और ये पित्त रस यकृत में बनने के बाद पित्ताशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। पित्ताशय, इसी को गाल ब्लैडर भी कहा जाता है। पित्त रस हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 के आसपास होता है। इसका काम है वसा का पाचन या वसा का इमल्सीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में, पित्ताशय में, अग्न्याशय में या फिर यकृत में? तो जठर रस का स्राव होता है जठर में और जठर कहा जाता है आमाशय को। अब इस रस के अंतर्गत 3 पदार्थ होते हैं। पहला है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद HCl अम्ल का स्राव होता है और साथ ही साथ म्यूकस का स्राव होता है। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? A और B और C और K, B और D? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E और K। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा विटामिन B और C जल में घुलनशील है और A, D, E, K ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या फिर टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों? मनुष्य की लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन का काम होता है मंड का पाचन और लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं से रक्षा करना या जीवाणुओं को मारना। जीवाणु अर्थात सूक्ष्म जीव। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस से संबंधित थे और ये क्वेश्चंस पेपर में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें ताकि हम उस आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि हमारी आने वाली डेली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। आगे की सीरीज में हम सभी सब्जेक्ट के अनसॉल्व्ड को सॉल्व कराने वाले हैं। तो यदि आप भी अनसॉल्व्ड सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकें।